बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टैसिस को स्टार्ट करना है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि आप एफएससी की सेकंड स्टेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं आप सभी। अब बच्चों, अहम बात यह है कि आपके फर्स्ट ईयर के पेपर अच्छे हुए हैं या नहीं अच्छे हुए। अब वो आपका पास्ट बन चुका है। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आप सभी का रिज़ल्ट अच्छे से आए, लेकिन अगर आपके पेपर अच्छे नहीं भी हुए तो आप उसको भूल जाएं। अब नई स्टेज है, आप दोबारा से अच्छे से मेहनत करें ताकि इसके अंदर आप जितने हो सके मैक्सिमम मार्क्स सेकंड ईयर में हासिल कर सकें। खुदा ना खास्ता फर्स्ट ईयर में अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आते तो आपके पास चांस होगा कि आप इम्प्रूव कर सकें। तो आपने इसको अच्छे से आप जो है वो सीरियस लेके पढ़ाई को आप शुरू कर देना है आप लोगों ने। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी थी 14 चैप्टर पर कंसिस्ट करती थी। अब सेकंड ईयर की बायोलॉजी जो है फर्स्ट ईयर की निस्बत बच्चों थोड़ी सा इसका सिलेबस शॉर्ट है। इसके 13 चैप्टर हैं लेकिन कंसेप्चुअल है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के जो टॉपिक्स थे वो जनरल थे, यहाँ पर जो है कंसेप्चुअल पोर्शन ज़्यादा है। यहाँ पर जेनेटिक्स के ऊपर 3-4 चैप्टर हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से रोज़ का रोज़ जो लेक्चर होगा वो अच्छे से याद करना है, तो इंशाल्लाह हम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। और उसमें जो हमने देखना है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस जो है बच्चों, होम्यो वर्ड इसका मतलब होता है सेम, एक जैसा रहना। स्टैसिस जो है ये स्टेट से निकला है, यानी हालत का कांस्टेंट रहना, किसी भी हालत का कांस्टेंट रहना या सेम रहना। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जो है वो देखा था कि लाइफ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियत हैं। उनमें से एक खसूसियत थी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। बाहर एक्सटर्नल जो उनका इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को उन चेंजेस से होने वाले नुकसानात से बचाते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर के स्टार्ट वाले पेज के ऊपर पढ़ा था। और ये खसूसियत है कि हर लिविंग थिंग जो है अपने अंदर के माहौल को मेंटेन करके रखती है। तो बच्चों होम्योस्टैसिस इसी को कहते हैं कि होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, किसकी प्रोटेक्शन करनी है आपने, इंटरनल इन्वायरमेंट की। किससे, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन। हार्म्स नुकसानात, फ्लक्चुएशन चेंज को बोलते हैं, तब्दीली। आपको पता है आपका एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर को लें तो टेम्परेचर देखें, गर्मियों में टेम्परेचर की क्या शिद्दत है, सर्दियों में क्या है। इवन जो है एक ही दिन के अंदर सुबह के वक्त टेम्परेचर हो रहा है, दरमियान में जो दोपहर को हो रहा है और शाम को फिर से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इतनी जो है वैरायटी है एस्पेक्ट्स की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। एक टेम्परेचर ही जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो चेंजेस आती रहती हैं। अब ये चेंजेस जो हैं ये इंटरनल इन्वायरमेंट में भी अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएं तो उसके लिए नुकसानदेह हैं, नुकसान पहुंचाएंगे उसको। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं उन चेंजेस, उन फ्लक्चुएशन के नतीजे में अंदर नुकसानात होंगे, हार्म्स पहुंचेंगे। तो उन हार्म से बचने के लिए अंदर जो लिविंग थिंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा हुआ है उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। यानी कि वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट की स्टेट को कांस्टेंट रखेगा, बाहर आने वाली चेंजेस को अंदर नहीं एग्जैक्टली आने देगा वैसे ही। तो इस चीज़ को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन नियरली कांस्टेंट। तकरीबन जो है आप कांस्टेंट अगर अपनी इंटरनल कंडीशंस को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रख सकता है तो ये उसकी एबिलिटी जो है उसको आप बोलते हो होम्योस्टैसिस।
अब बच्चों नेक्स्ट हमने देखना है कि होम्योस्टैसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। होम्योस्टैसिस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ को हमने अपने अंदर के माहौल के अंदर मेंटेन रखना है। तो मेनली जो है जिनके जो चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं बाहर आने वाली जो चेंज है उसकी वजह से आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं। आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन, फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर जो है ये इफ़ेक्ट हो रहा होता है। जैसे ही बाहर चेंज आई, अंदर भी चेंज आएगी। आपको पता है सर्दियों में बाहर जो है ठंड हो तो आपको भी सर्दी लग रही होती है। गर्मियों में अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको भी गर्मी फ़ील हो रही है। पानी का भी इसी तरह से इफ़ेक्ट होता है। कोई पानी वाले ज़्यादा पानी वाले माहौल में जो ऑर्गेनिज़्म रह रहे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी जाई जाता है और उन्होंने उनके लिए नुकसानदेह ज़्यादा पानी है। आपको पता है सेल टर्जिड हो जाते हैं और फट सकते हैं ज़्यादा पानी में। इसी तरह कम पानी का भी नुकसान होता है, सॉल्यूट्स का भी नुकसान होता है, ज़्यादा हो जाएँ, कम हो जाएँ। तो चेंजेज़ अगर बाहर आ रही हैं तो वो अंदर भी आती हैं और ये किस-किस फैक्टर को चेंजेज़ इफ़ेक्ट कर सकते टेम्परेचर, सॉल्यूट्स, वाटर और वेस्ट जो है बच्चों मेटाबॉलिज्म जब रिएक्शंस लिविंग थिंग्स के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है बहुत से टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये वेस्ट जो है इनको भी तो मेंटेन करना है ना, अब इन वेस्ट को भी तो बॉडी से निकालना है। ये ज़्यादा होते जाएंगे तो ये भी तो नुकसानदेह हैं, तो इनको भी बॉडी से निकालना है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको मेंटेन करना होता है। ये ससेप्टेबल है टेम्परेचर, वाटर सॉल्यूट। ससेप्टेबल का मतलब होता है जो आसानी से जिनके अंदर तब्दीली आ सकती हो। तो अब हमने जो है इनको मेंटेन करना है। बाहर चेंज आएगी तो ये अंदर चेंज हो जाएंगे, तो हमने मेंटेन रखना है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों एक सेट जो है ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह ताला ने रखी हुई है। जैसे टेम्परेचर देखें हम ह्यूमंस का, मैमल्स का 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक अल्लाह ताला ने रेंज रखी हुई है कि इतना होना चाहिए। इसी तरह वाटर की हर सेल की एक कंसंट्रेशन डिफरेंट सेल की डिफरेंट होती है, वो अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि ये इतना इसके लिए ज़रूरी है। तो हर चीज़ जो है उसकी जो है वो एक सेट जो है कंसंट्रेशन है लिविंग थिंग्स के अंदर और उसी को मेंटेन रखना होता है बाहर के माहौल से रिलेट करके। तो ये जो मेंटेन करने का प्रोसेस है वो होम्योस्टैसिस है। तो हमने देखना है कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं होम्योस्टैसिस के अंदर। तो पहली चीज़ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स of internal environment that are mainly affected by fluctuation, वो वाले components, वो वाले factors हमारे अंदर के माहौल के जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन चेंजेस से इफ़ेक्ट होते हैं। बाहर आने वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही हैं उससे हमारे अंदर के कौन से फैक्टर हैं जो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो वाटर, सॉल्यूट, टेम्परेचर और वेस्ट हैं। अब इनको हमने जिस मैकेनिज्म से मेंटेन करेंगे, अगर हम वाटर और सॉल्यूट्स को मेंटेन करना है तो उसके लिए मैकेनिज्म आस्मो रेगुलेशन का है। वर्ड आस्मो जो है ये वाटर और सॉल्यूट के लिए यूज होता है। रेगुलेशन यानी मेंटेन करना। अगर टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो हीट रेगुलेशन मेंटेन करना। वेस्ट को जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनको खारिज करने का जो मैकेनिज्म है बॉडी से वो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बॉडी से निकाल देना। तो ये तीन बेसिक मैकेनिज्म हैं जो कि होम्योस्टैसिस के हैं। तो अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आस्मो रेगुलेशन। मैंने आपको बोला आस्मो का मतलब है वाटर प्लस सल्यूट्स। इसके लिए जो है सॉल्ट वगैरह जो है उनके लिए हम यूज सॉल्ट और वाटर को इकट्ठा जो है उनके लिए आस्मो का वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड पर सबसे पहले गौर किया करें। आस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और सल्यूट सॉल्ट्स की जो है रेगुलेशन मेंटेनेंस करना। तो डेफिनेशन क्या होगी? maintenance of water and solute concentration within the body of organism
विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी बाहर जो है, आपके बाहर के माहौल में जो पानी और सल्यूट की कंसंट्रेशन है, उसके मुकाबले में सेल के अंदर जो एक सेट होनी चाहिए स्टेज कंसंट्रेशन जो है वाटर और सल्यूट की, उसको मेंटेन करना, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का बच्चों ये जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड एक्सर नियर से निकला हुआ है। ये एक्सर नियर से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज का अखराज करना, बाहर निकाल देना। तो एक्सक्रीशन क्या है? ये मैकेनिज्म है विच एलिमिनेट्स, जो खारिज करता है किसको? मेटाबॉलिक वेस्ट को। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वो वाले वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, उन वेस्ट को बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। The mechanism which eliminates metabolic waste, especially nitrogenous waste, is called excretion. अब मेटाबॉलिज्म के अंदर तो बहुत सारे वेस्ट बनते हैं, लेकिन खसूसी तौर पर जो नाइट्रोजन से बने हुए वेस्ट हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, इनका जो है स्पेशली बॉडी से निकलने, खारिज करने का जो अमल है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो स्पेशली नाइट्रोजन वेस्ट के निकलने को क्यों एक्सक्रीशन कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो इनको जल्दी से निकालना होता है। तो वेस्ट को निकालने का जो मैकेनिज्म है वो है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट की जो है डेफिनेशन भी है, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इनके रिमूवल को कहेंगे एक्सक्रीशन। आगे है बच्चों, तीसरा जो मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का, वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्म जो वर्ड है वो हीट के लिए है, और रेगुलेशन मेंटेनेंस, यानी टेम्परेचर, अंदर के माहौल के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का मैकेनिज्म। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी वो रेंज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। ह्यूमंस का कितना है? 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर अंदर टेम्परेचर रहेगा तो हम उसको जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी टॉलरेबल रेंज 36 से 38 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर अंदर रहते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। आपके बाहर के माहौल में फॉर एग्जांपल गर्मियों में 45-47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो क्या इतना ही हमारे अंदर हो जाता है? नहीं, अगर इतना हो तो हम मर जाएंगे। तो वो मैकेनिज्म जिससे बाहर के माहौल में बेशक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है फ्रीजिंग पॉइंट पर, लेकिन हम एक टॉलरेबल रेंज जो कि 36 से 38 है उसी में मेंटेन करते हैं। अब जिस मैकेनिज्म से हम मेंटेन कर रहे हैं वो कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। इसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंस है होम्योस्टेसिस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है होम्योस्टेसिस की, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। होम्योस्टेसिस जो है बच्चों, ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है, एंड इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, और बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी होता है। एक ऑर्गेनिज्म देखें, उसके अंदर जैसे जो है वो मेंटेन कर सकेगा, तो उसके क्या होगा कि उसके अंदर अडॉप्टेशंस आएंगी। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है, वो गर्म इलाके में रहता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं वो गर्मी को बर्दाश्त करने की है। अगर वो ठंडे इलाके में चला जाए तो होम्योस्टेसिस का सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब उसकी बॉडी ठंडे इलाके के मुताबिक उसके अंदर अडॉप्टेशन लाती जाएगी। तो होम्योस्टेसिस बच्चों अडॉप्टेशंस लाता है, बाहर के माहौल के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक अंदर के माहौल को सेट करता है। तो अडॉप्टेशंस आती हैं, और जैसे जैसे अडॉप्टेशंस आपको पता है ज़्यादा होती जाएं तो एवोल्यूशन होती जाती है। एक ऑर्गेनिज्म जो गर्म इलाके से ठंडे में जाएगा, अब उसके अंदर चेंजिंग ठंडे के मुताबिक आएंगी, और लाएगा कौन उनको? कौन ये सारी खसूसियत उसके अंदर अडॉप्टेशन ला रहा है? होम्योस्टेसिस। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बिल्कुल नई स्पीशी के अंदर बिल्कुल काफ़ी जनरेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होम्योस्टेसिस जो है वो एवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले करती है।
तो ऑर्गेनिज्म हैविंग बेटर होम्योस्टैटिक सिस्टम, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेहतरीन होम्योस्टैटिक का सिस्टम हो, वो सरवाइव करेगा और अडॉप्ट कर लेगा चेंजिंग कंडीशंस के अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है। इट मीन्स दैट होम्योस्टैसिस कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसका मतलब है होम्योस्टैसिस जो है एवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले करती है। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरा इससे अडाप्टेशन आती हैं, और जैसे जैसे अडाप्टेशन ज़्यादा होती जाए एक इन्वायरमेंट के अंदर, तो उस वो जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज होता जाता है और बिल्कुल नई स्पीशी बन जाता है, जिसको बोलते हैं कि एवोल्यूशन हो गई है। तो ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंस। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या है, यानी अंदर के माहौल को मेंटेन करना बाहर के माहौल के मुताबिक। जो बाहर चेंजेस आ रही हैं उसको अंदर वैसे ही ना आने देना। आपको पता है बाहर टेम्परेचर अगर 45 प्लस पहुंच गया है तो हमारे अंदर जो इंजाइम्स हैं वो सारे डीनेचर हो जाएंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो नुकसान हुआ ना हमें। तो होम्योस्टेसिस अंदर जो है नुकसानात से बचाता है। जो नुकसानात कब आते हैं, बाहर अगर चेंजेस जो हैं वो अंदर आ जाए सेम। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है हमारे अंदर के माहौल को। फिर हमने मैकेनिज्म देखे कि ऑस्मो रेगुलेशन जिसमें वाटर सल्यूट को मेंटेन किया जाता है, एक्सक्रीशन जिसमें वेस्ट को बॉडी से निकाला जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को, थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और लास्ट में हमने इंपॉर्टेंस देखी कि इससे एवोल्यूशन के अंदर ये रोल प्ले करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगली वीडियो के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि सेल लेवल पर कैसे होम्योस्टेसिस होती है और फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज़।